नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं? आग लगे बस्ती में, तुम पढ़ाई करो अपनी मस्ती में मेरे दोस्त, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी है। रेलवे ग्रुप डी 1 करोड़ से ज्यादा फार्म है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। और इस बार तो कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई जाएगी, कंपटीशन पीक लेवल का है। एसएससी वाली पूरी भीड़, रेलवे में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उनकी पूरी भीड़, अब तक जो रेलवे का 2 साल से पेपर दे दे के पक्के हो चुके हैं उनकी पूरी भीड़, सब एक साथ टूटेगी मेरे भाई। तो जो जितने नंबर लाएगा, और खासकर मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन, मैथ्स और रीजनिंग ये तो दो ऐसे चंक हैं जिनमें आपका फुलम बटा फुलम स्कोर आना चाहिए, फुल। ठीक है जी। और जीके जीएस पे आपको चढ़ाई करनी है ही, तब जाके आपकी नौकरी कंफर्म हो पाएगी। और गणित की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, हम आपको प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद हम रेलवे की एडवांस मैथ की चैप्टर वाइज क्लासेस भी करवाएंगे, जिसमें ज्योमेट्री मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा मेरे भाई हैं। चलो, तो आप देखो, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 10 मॉक टेस्ट कराऊंगा। आज हम रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए नवा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। जब ये सारे 10 सेट हो जाएंगे, यानी कि 250 सवाल तैयार हो जाएंगे, तो मैं एक सिंगल वीडियो में कंपाइल करवा के अपलोड भी करा दूंगा। बहुत सा बच्चे जो है कह रहे हैं कि सर आपने पीडीएफ नहीं दी, तो बिल्कुल परेशान मत हो। जब सारे 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो सबकी एक सिंगल पीडीएफ बनवा के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा मेरे भाई। टेलीग्राम चैनल ये वाला है, यहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है जी। ये मैथ्स बाय गगन प्रताप हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, इस पे हर पीडीएफ यहीं पर आती है। ठीक है दोस्त। अच्छा, एग्जाम की डेट आ जाएगी तो मैं टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे सैटरडे संडे को रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए स्पेशल फुल लेंथ ऑल इंडिया लाइव टेस्ट फ्री करवाना शुरू कर दूंगा। जैसे ही एग्जाम डेट आ जाएगी तो एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए। हालांकि अभी के लिए मैंने क्या कर रखा है, अगर आप जाओगे तो रेलवे वाली कैटेगरी में आप जाना मॉक टेस्ट में, यहां रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट तो फ्री हमने डाल रखे हैं। हालांकि तब से लेकर आज तक बहुत चेंज आ चुका है, लेवल भी बहुत बढ़ चुका है, तो ये आपको मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं, और हम आपको फ्री तो करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है जी। ये जो मॉक टेस्ट की सीरीज हम चला रहे हैं, इसकी एक प्रॉपर हमने प्लेलिस्ट बना दी। आप यहां पे जाएंगे, देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 मैथ्स प्रैक्टिस सेट। ठीक है जी। यहां पे पूरे के पूरे मेरे दोस्तों 8 प्रैक्टिस सेट हैं, और आज हम यहां पे 9वां सॉल्व करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत शानदार सेम टू सेम रियल एग्जाम जैसा टेस्ट मैं आपको करवाऊंगा। और मैंने और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट देखे यूट्यूब पर, हमारी टीम ने दिखाए, दम नहीं है भैया, वो क्वालिटी नहीं है उनके सवालों में जो हमारे सवालों में है। पता नहीं ऐसा ही है वाकई में। चलो करते हैं, आ जाओ। पहला सवाल है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days वर्किंग 6 hours पर डे। सवाल कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है अगर पर डे 6 घंटे काम करता है, 6 hours काम करता है। अच्छा जी। बी कैन डू इट इन 10 days वर्किंग 5 hours पर डे। 20 काम को 10 दिन में कर सकता है अगर 50 घंटे काम कर जो है 5 घंटे पर डे काम करता है। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट, उन्हें कितना समय लगेगा वर्किंग टुगेदर फॉर 9 hours पर डे। ठीक है। दिनों में आपसे पूछा कितने दिन लगेंगे अगर वो मिलकर पर डे 9 घंटे काम करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल में पूछा है कि दो लोग ए और बी को मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा अगर वो 9 hours पर डे काम करते हैं, 9 hours पर डे। तो मेरे भाई इस सवाल को करने के कई सारे तरीके, कुछ लोग एफिशिएंसी मान के करेंगे, मैं वो नहीं करूंगा मेरे भाई। ध्यान से सुनेगा। ए के बारे में देखो, ए जो है मेरे प्यार भी 15 दिन में काम कर सकता है जब पर डे 6 घंटे काम करता है, 6 hours काम करता है, 6 hours। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर ए को कितने दिन लगेंगे काम पूरा करने में अगर वो पर डे 9 hours काम करता है, तो 15 छिक्का 90 बटे 9 10 दिन लगेंगे। मेरे भाई आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, भाई गुणाई तो बराबर करनी है। ए 15 दिन में काम करेगा अगर हर दिन 6 घंटे काम करता है, यानी कि ए को टोटल 15 छिक्का 90 घंटे काम करना है। अगर हर दिन 9 घंटे काम करेगा तो काम करने में कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 10 निम्मा 90। क्लियर है। यानी कि अगर पर डे ए 9 घंटे काम करे तो ए को काम पूरा करने में 10 दिन लगेंगे। सेम ऐसे ही आप बी के लिए निकाल लो। भाई बी जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है अगर पर डे 5 hours काम करता है।
बी को काम करने में कितने दिन लगेंगे अगर वो पर डे 9 आवर्स काम करता है? कितने दिन लगेंगे भाई? 10 पंजे 50 बटे 9 दिन लगेंगे। 10 पंजे 50 बटे 9 दिन लगेंगे। क्लियर है? तो मैंने ये पता लगा लिया मेरे भाई, ये बेस्ट तरीका है कि अगर ए पर डे 9 घंटे काम करे तो ए को 10 दिन लगेंगे और बी को मेरे दोस्तों 50 दिन लगेंगे। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 10 और 50 कैल्शियम आ गया भाई 50, ये आपका टोटल वर्क है। अभी ए की एफिशिएंसी 50 बटे 10 5, बी की एफिशिएंसी आएगी 50 को 50 बटे 9 से भाग करेंगे 9। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? 50 यूनिट वर्क है। दोनों मिलकर करेंगे मेरे प्यार भी 5 + 9, 5 + 9 14 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में मेरे भाई? 2 से कट जाएगा ये 25 बटे 7 दिन में। 2 से कट जाएगा 25 बटे 7 दिन में करेंगे तो आएगा 7 या 21 4 25, 3 सही 4 बटे 7 दिन में। सी ऑप्शन आंसर है। बहुत बेसिक सवाल है लेकिन आपको अच्छा तरीका आना चाहिए करने का। सवाल नंबर 2, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ABDC के पैरेलल है। E और F डायगोनल AC और BD के मिड पॉइंट हैं। AB 14 है, BC 73 है, DC 90 है, AD 22 है। तो EF की लंबाई कितनी है? ये भैया डायरेक्ट थ्योरम है, बहुत ज्यादा रेलवे में आया है, ध्यान सुनिएगा। अगर किसी चतुर्भुज में AB और DC यानी कि आमने सामने की साइड पैरेलल हैं तो ये हो गया ट्रपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। और इसके डायगोनल AC और BD के दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु हैं E और F। तो डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी मेरे भाई, इसकी जो लंबाई है वो पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा होगी। AB 14 है और CD 90 है। पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा होगी 14 और 90 का डिफरेंस कितना आएगा मेरे भाई? 76 का आधा 38। इस सवाल का आंसर है 38। ऑप्शन नंबर यहां पे तीसरा वाला सही है। समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि किसी भी समलंब चतुर्भुज में ट्रेपेजियम में डायगोनल AC BD के विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है EF, वो समांतर जो भुजाएं ABCD पैरेलल साइड है उनके अंतर का आधा होगी। ठीक है, अंतर मतलब 90 में से 14, बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ 76 का आधा 38। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट एडवांस मैथ में हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको मैथ्स कॉन्सेप्ट की फॉर्मूला बुक के अंदर लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर किसी बच्चे को याद ही नहीं है भाई साहब, ज्योमेट्री में 250 फॉर्मूले होते हैं, सर्कल के और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नहीं सीखोगे केवल आप जो है अपने हिसाब से पढ़ते रहोगे, नहीं होने वाला। एडवांस मैथ में खासकर और अर्थमेटिक मैथ की भी कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। ठीक है भैया, गणित भी तभी काम करता है जब आपको उसके बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूला रटे हुए हों। तो ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हो भाई। आइए तीसरा सवाल, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। विष्णु लेफ्ट प्लेस A at 10 AM फॉर प्लेस B. संदीप लेफ्ट प्लेस B at 2 PM फॉर प्लेस A. डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 556 किलोमीटर। अगर विष्णु की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है, सुदीप की 55 किलोमीटर पर आवर है, तो पूछा है किस टाइम ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। बहुत बढ़िया मेरे भाई, अच्छा सवाल है। ऐसे समझिए, मान लो कि ये दो जगह हैं A और B। ये प्यारे दोस्तों A है और ये आपका B है। आप बोलोगे हां जी सर। अब विष्णु B पर जाने के लिए A से सुबह 10 बजे निकलता है। यहां से विष्णु निकलता है सुबह 10 बजे मेरे दोस्तों। विष्णु को जाना है A से B, ठीक है। और सुदीप निकलता है दोपहर में 2 बजे। सुदीप निकलता है दोपहर में 2 बजे यहां से, ठीक है। उसको जाना है मेरे भाई B से A, ठीक है जी। दोनों स्थान के बीच की दूरी 556 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 556 किलोमीटर है, ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है। यदि विष्णु की चाल 42 किलोमीटर पर आवर है, सुदीप की चाल 55 किलोमीटर पर आवर है, एक दूसरे से किस समय मिलेंगे? देखो भाई, यहां से ए से बी जा रहा है विष्णु, सुदीप जा रहा है बी से। यही बोला है सवाल में। विष्णु ने 10 बजे चलना शुरू किया है, सुदीप ने 2 बजे दोपहर में चलना शुरू किया है। यानी कि 10 बजे से बच्चों 2 बजे तक कितना हुआ? 4 घंटे हुआ। विष्णु 4 घंटे अकेले चला है।
आप मुझे एक बात बताइए, विष्णु 4 घंटे तक अकेले चला है, मान लीजिए कि विष्णु 4 घंटे अकेले चल के यहां पे आ गया, आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा, विष्णु की स्पीड कितनी है? 42 किलोमीटर पर आवर। तो 4 घंटे में विष्णु कितना चलेगा? 42 चौका 168 किलोमीटर चलेगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, 168 किलोमीटर विष्णु चलेगा। तो फिर ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों यहां से यहां तक? ये डिस्टेंस कितनी होगी बताइए? 556 में से 168 घटा दो, 16 में से 8 गया 8, और ये 14 में से 6 गया 8। ठीक है भाई, ये 388 किलोमीटर होगी मेरे भाई ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी बची? 388 किलोमीटर बची। आप बोलोगे यस सर। मैं आपको 2 बजे की कहानी दिखा रहा हूं कि 2 बजे तक क्या हो गया। 10 बजे से मेरे प्यार भी 2 बजे तक विष्णु जो है अकेला 168 किलोमीटर चल के यहां आ गया। अब जैसे ही 2 बजे यहां से सुदीप ने भी चलना शुरू कर दिया, 2 बजे सुदीप ने भी चलना शुरू कर दिया, यानी कि 2 बजे अब दोनों लोग एक दूसरे की ओर चल रहे। विष्णु चल रहा है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये सुदीप चल रहा है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों के बीच की दूरी 388 किलोमीटर है। दोनों कितने टाइम बाद मिलेंगे? तो टाइम बराबर डिस्टेंस 388 बटे रिलेटिव स्पीड। दोनों लोग चल रहे ना अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, 42 प्लस 55 यानी कि आ जाएगा आपका 97। तो 388 को आप लोग 97 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार चला जाएगा, यानी कि 4 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो 2 बजे के बाद 4 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तो शाम के कितने? 6 बज जाएंगे। आंसर इस सवाल का भाई डी ऑप्शन हो गया। बहुत बढ़िया सवाल है। तो यहां पे ना दोनों लोगों का टाइम सेम कर दो, सेम टाइम पे चलाना शुरू करिए, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने चौथा। जी बच्चों, रेलवे ग्रुप डी का इसका मान किसके बराबर है? हालांकि भाई ऐसे सवालों में आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आप थीटा का कोई मान रख लो, मान लो 45 रख लो या 30 या 60। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर किसी सवाल में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई दे, सीधा सीधा फॉर्मूला, तो ऐसे सवालों को आप सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई, वहां वैल्यू पुटिंग मत करिए, क्योंकि मुझे यहां पर सब जगह सीधा सीधा फॉर्मूला ही दिखाई दे रहा है। आप बताइए ये चीज क्या है? ये चीज क्या है बच्चों? ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए, लिख लीजिए मेरे भाई। यहां पे टेको टाइपिंग मिस्टेक है, 1 + 10 + sec आएगा, ये प्लस होगा। 1 + 10 + sec थीटा इंटू 1 + cot - cosec थीटा लिखो। 1 + 10 + sec थीटा लिख लीजिए कॉपी में। 1 + 10 थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा। इसकी वैल्यू हमेशा 2 होती है। पेपर में केवल इतना सवाल भी पूछा जा सकता है, मैंने पहले मॉक टेस्ट में बता भी दिया है कि भाई इसकी वैल्यू हमेशा 2 होगी। 1 + 10 + sec इंटू 1 + cot - cosec, मल्टीप्लाई मेरे प्यारे भाई sec स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई है sec स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बताओ sec - cos, sec का मतलब क्या है? 1/cos, नीचे sec - cos है ना, sec का मतलब 1/cos माइनस cos, एलसीएम लेंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे cos हो गया, 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो गया। तो sin स्क्वायर थीटा बटे cos, sin स्क्वायर थीटा बटे cos इंटू मल्टीप्लाई। ये बताओ cot + 10 क्या होता है? cot + 10 या 10 + cot क्या होता है? तो याद होना चाहिए, लिख लीजिए कॉपी में, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। यही मैं कहता हूं कि त्रिकोणमिति में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको डायरेक्ट खट 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 ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला दिख रहा है, तो बेसिक से जल्दी हो जाते हैं मेरे प्यारे भाई। अब देखिए यहां पर एक साइन से आपका एक साइन कट जाएगा। अब ये नीचे cos इंटू cos हो गया cos स्क्वायर, ये cos इंटू cos हो गया cos स्क्वायर। जब ये cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो बचा मेरे भाई 2/1 साइन बच गया, 2/sin थीटा, यानी कि 1/sin होता है cosec, 2 cosec थीटा। इस सवाल का आंसर है, लो जी डी ऑप्शन सही है। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल था। आगे चलेंगे। एक त्रिभुजाकार मैदान का एरिया ज्ञात करो जिसकी साइड 85, 85, 154 मीटर है। बहुत बढ़िया। देखो
अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं तो एरिया निकालने के लिए भाई हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन ये त्रिभुज स्पेशल है क्योंकि इसमें दो साइड बराबर हैं। तो इसका मतलब एक कैसा ट्राइंगल हो गया बच्चों, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। दो साइड बराबर है, ये भी 85 है, ये भी 85 है, और तीसरी जो साइड है प्यारे दोस्तों वो 154 है। अब इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, सामने वाले वर्टेक्स से यहां पर परपेंडिकुलर डालेंगे। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये बेस आधा आधा हो जाएगा, 154 का आधा आधा हो जाएगा 77 77, 77 77 मेरे प्यारे भाई। अब आप मुझे बताओ कि भैया ये हाइट निकालनी पड़ेगी, ये हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। ये क्या है, ट्रिपलेट याद होना चाहिए भाई। वो जमाने बीत गए जब केवल 3 4 5 5 12 13 7 24 25 इन्हीं ट्रिपलेट पे सवाल बन जाते थे। अब ऑनलाइन पेपर होता है, एग्जामिनर को 50 100 शिफ्ट बनानी पड़ती हैं, तो भैया बड़े बड़े ट्रिपलेट आते हैं, याद ही नहीं होगा बहुत सारे बच्चों को, जबकि सवाल आसान है। ट्रिपलेट होता है 90 डिग्री के सामने 85 77 तो 36 आएगा। 36 77 85 एक समकोण त्रिभुज की साइड है। 36 77 85 36 77 85 मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट है, सब जो है कॉन्सेप्ट किंग में लिखे हुए हैं मेरे भाई, याद कर लेना आप लोग एक बार। ये आ गया हाइट। अब जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल का समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना बहुत आसान है। ये जो है बेस का आधा है 77, बस इन दोनों की गुणा कर दो। बेस का आधा 77 है और हाइट 36 है, तो इस ट्राइंगल का एरिया आ गया मेरे भाई 77 गुणा 36। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। बोलो बात खत्म। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 7 6 42 एंड में आएगा प्यारे बच्चों 2, यानी कि ये आंसर नहीं है। 36 में 9 आ रहा है, आंसर 9 से कटने वाला होगा। 7 2 9 2 8 10, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा। 7 2 9 7 2 9, ये नंबर 9 से कट रहा। ये उत्तर है, सी ऑप्शन सही है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल, जब 200 को एक पॉजिटिव इंटीजर x से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर शेषफल 8 आता है। x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? बहुत बढ़िया सवाल नंबर सिस्टम का। देखो मेरे भाई, जब 200 को हम लोग x से डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई रिमाइंडर 8 आता है। क्या आता है मेरे भाई? 8 आता है, शेषफल 8 आता है। तो पूछा x के कितने मान पॉसिबल है। एक बार बताओ, अगर हम 200 को x से भाग दे रहे हैं, भाग देने पर शेषफल 8 आ रहा है, तो x का जो भी मान होगा वो 8 से बड़ा होगा। भाई डिवीजर जो होगा, भाजक जो होगा, वो हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। अच्छा, हम 200 को भाग दे रहे हैं x से, तो 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 192 प्लस 8। आप बोलोगे यस सर, है ना, ऐसे लिख सकता हूं। मैं इसको x से भाग दे रहा हूं। जब मैं 200 को x से भाग दे रहा हूं तो केवल रिमाइंडर ये 8 आता है, केवल शेषफल 8 बचता है। लेकिन ये 192 कहां गया फिर? भाई रिमाइंडर केवल 8 बचा, इसलिए हमने ब्रेक करके लिखा 192 प्लस 8, केवल 8 रिमाइंडर बचा। तो 192 कहां गया? यानी कि 192 x से पूरा पूरा कट गया। ये जो 192 है x से पूरा पूरा डिवाइड हो गया मेरे भाई। यानी कि x जो भी होगा वो ऐसी संख्या होगी जो 192 का फैक्टर हो। x इज ए फैक्टर ऑफ 192। x 192 का एक बच्चा है और x 8 से बड़ा है। पूछा x के क्या क्या मान हो सकते? 192 तो बहुत प्यारा नंबर है। मुझे बताइए कि भैया x 192 के कौन कौन से फैक्टर हैं जो 8 से बड़े? 192 हो गया भैया, 192 का आधा हो गया 96, 192 का बटे 3 हो गया 64, ठीक है जी। 192 बटे 4 हो गया 48, बटे 5 तो होगा नहीं, 192 बटे 6 हो गया मेरे दोस्तों 32। 7 से नहीं जाएगा 192, 8 से जाएगा 24 बार। 192 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से चला जाएगा 16 बार, ठीक है जी। फिर मेरे दोस्तों 12 से चला जाएगा मेरे भाई 192, फिर 11 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा मेरे प्यारे भी, 8 से जाएगा। 8 नहीं ले सकते, x का मान आप 8 ले नहीं सकते, x का मान 8 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि ये 192 के वो फैक्टर्स हैं जो 8 से बड़े हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 वैल्यू यहां पर x की पॉसिबल है। सी ऑप्शन आंसर है। अच्छा सवाल था दोस्त ये।
आगे चलें, यदि x प्लस वाई बराबर 41 है तो x माइनस 20 की पावर 2021 प्लस वाई माइनस 21 की पावर 2021 ज्ञात कीजिए। अलजेब्रा का सवाल है और देखो इस सवाल में ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं, तो ऐसी हो गया भाई, ये तो टेम्पररी क्वेश्चन है। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखो तो यहां पे आपको एक ही इक्वेशन दी गई है। मैं आपसे कहूं इस इक्वेशन से x का मान निकालो, y का मान निकालो, नहीं निकाल पाओगे ना। ऐसी तो बहुत सारी वैल्यू x और y की जिनको जोड़ के 41 आता हो। तो यहां इक्वेशन तो एक है लेकिन यहां पे वेरिएबल दो हैं x और y, जो सॉल्व नहीं किए जा सकते एक इक्वेशन से। तो आप अपनी मर्जी से x और y का मान कुछ भी रख लो जो आपको पसंद है, कुछ भी x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू ले लो अपनी मर्जी से जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, यहां x माइनस 20 है, x माइनस 21 है। मैं ले लेता हूं कि चलो x का मान मैंने 20 मान लिया, y का मान 21 मान लिया, ये मान लिया क्योंकि 20 21 को जोड़ के 41 ही तो आएगा। तो अगर x का मान 20 है तो क्या आएगा, 20 माइनस 20 जीरो, जीरो की पावर 2021 जीरो, y 21 है, 21 माइनस 21 जीरो, जीरो की पावर 2021 जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो। तो इस सवाल का आंसर तो भाई जीरो ही है। आगे आइए, सवाल नंबर 8 बताइए, PQ और RS एक सर्कल की दो जीवाएं हैं, समांतर जीवाएं। इस प्रकार है कि PQ 48 है, RS 40 है। दोनों जीवाएं सेंटर के अपोजिट साइड है, इफ द कॉर्ड्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, और दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस क्या है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मान लीजिए मेरे दोस्तों सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर हो गया। अब दो कॉर्ड हैं, PQ 48 है, RS 40 है, पैरेलल हैं, PQ बड़ी है, PQ बड़ी कॉर्ड है। तो भाई इस तरीके से ले लेते हैं, ये हो गया और ये हो गया। क्लियर, किसी को कोई समस्या? तो दो कॉर्ड है मेरे भाई यहां पर PQ और RS, ये दोनों पैरेलल कॉर्ड है, सेंटर O के अपोजिट साइड है मेरे भाई। ठीक है ना, यही तो सवाल में बोला है। दो समांतर जीवाएं हैं इस प्रकार, दोनों जीवाएं सेंटर की विपरीत दिशा में, एक सेंटर के ऊपर है तो एक नीचे है। PQ की लंबाई 48, RS 40 है, सेंटर दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी 22 है। एक बार बताओ, दोनों पैरेलल कॉर्ड हैं, अगर मैं ये दोनों जीवाओं के बीच की दूरी होगी, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ऐसे समझो कि रेल की पटरियां हैं बिल्कुल पैरेलल, ये इनके बीच की दूरी होगी मेरे भाई, ये जो है 22 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो बाइसेक्ट करता है आधा आधा, ये हाफ हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर जैसे PQ 48 है तो ये आधा आधा हो जाएगा 24 24। आप बोलोगे हाँ जी सर। जैसे RS 40 है तो आधा आधा हो जाएगा 20 20। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। पूछा है सर्कल की रेडियस क्या है। देखो सर्कल की रेडियस पहली बात तो ना 24 हो सकते ना 22, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। ऑप्शन सी करना बताऊंगा, ऐसा हर एक सवाल ऑप्शन से हो जाता है। आप कहोगे सर क्यों? देखिए किसी सर्कल का जो व्यास होता है, यानी कि सेंटर से जाने वाली लाइन जो व्यास होता है, वो सर्कल की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास जो है वो हमेशा, डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी जीवा। अगर इस सर्कल की एक कॉर्ड PQ 48 है तो डायमीटर का मान 48 से बड़ा होगा, व्यास की वैल्यू। डायमीटर 48 से, डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना, 48 से बड़ा होगा, यानी कि सर्कल की रेडियस 24 से बड़ी होनी चाहिए थी कि नहीं? यानी कि ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते थे। आंसर या तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। अब यहां पर बड़ा अच्छा है, यहां पे दोनों के बीच की दूरी 22 है ना, दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी। तो इजी ऑप्शन देखो जो ट्रिपलेट बन रहा है, 25 है बेटा आंसर। सर्कल की रेडियस 25। कैसे कि भाई अगर ये 25 है तो राइट एंगल बन गए 25 24, 7 ट्रिपलेट है। भाई अगर ये 25 है, ये 20 है तो ये कितना आएगा 15, क्योंकि 15 20 25 ट्रिपलेट हो रहा है, 15 20 25। यानी कि प्यारे बच्चों ये दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी कितनी आ गई? 15 प्लस 7 22 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं आ गई? 15 प्लस 7 22। बोलो सेटिस्फाई हो गया? ट्रिपलेट बन गया 7 24 25, नीचे बन गया 15 20 25, तो 15 7 22 सेंटर के बीच की, दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी हो रही है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं करेगा, आंसर आ गया। तो कैसे बनाया हमने? ऑप्शन से बनाया। ये ध्यान रखिएगा, बढ़िया मेथड है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 9 आपके सामने जल्दी से।
एवरेज ऑफ फर्स्ट 119 ऑड नेचुरल नंबर, सीधा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यार में, 119 ही आएगा, आपको पता है कॉन्सेप्ट। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, नेचुरल यानी कि पॉजिटिव, ऑड नेचुरल नंबर्स। हिंदी वाले भाई चाहे लिख लेंगे प्रथम एन विषम संख्याओं का अगर औसत आपसे पूछा जाए, अगर पहली एन विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए तो एन ही होगा। तो यहां पे पहली 119 विषम संख्याओं का औसत पूछा है, 119 ही आएगा मेरे भाई, कोई कैलकुलेशन नहीं करना। आइए सवाल नंबर 10, ये एएलपी के पेपर में आया है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 38 सेंटीमीटर है, इसका डायगोनल 22 सेंटीमीटर है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। ये बहुत जबरदस्त सवाल है, एक न एक शिफ्ट में तो रेलवे हर एग्जाम में अपने पूछ लेता है। देखिए मान लीजिए मेरे भाई, एक घनाभ की लंबाई है L, चौड़ाई है B, हाइट H। ये लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस हाइट है मेरे प्यारे भी। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं प्यारे बच्चों, तो आप मुझे बताइए क्या आएगा। इसका स्क्वायर करने पर आएगा मेरे भाई अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ये है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये है, ये बन जाएगा। क्लियर। ये देखो ये सवाल है मेंसुरेशन का, बट सॉल्व होगा अलजेब्रा से। ये क्या है, ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, हाइट का योग है मेरे प्यारे भाई। इसको बोलते हैं डायमेंशन। लंबाई, चौड़ाई, हाइट क्या होते हैं, डायमेंशन, हिंदी में विमाएं। ये तीनों डायमेंशन का योग है। लंबाई, चौड़ाई, हाइट का सम कितना है, 38, 38 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, 38 का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताइए ये क्या है, ये चीज क्या है, ये है मेरे भाई घनाभ के डायगोनल का स्क्वायर। अगर किसी घनाभ का डायगोनल निकालना हो तो डायगोनल की लंबाई होती है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई है। तो यहां पे अंडर तो है नहीं, यानी कि डायगोनल का स्क्वायर हो गया, डायगोनल का स्क्वायर हो गया, और घनाभ के डायगोनल की लंबाई है 22, यानी कि ये 22 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, प्लस। अब आप मुझे बताइए ये क्या है, हमें ये बताइए प्यारे बच्चों क्या है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या है बच्चे, ये घनाभ के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, TSE। तो ये घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। बोलो, आप बोलोगे सर मजा आ गया। ये आपको ध्यान रखना है, ये 22 का स्क्वायर इधर आएगा, 38 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस सवाल का कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, सीधा भी आप याद रख सकते हैं। अब यहां पे ऐसे स्क्वायर मत करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, है ना, a माइनस बी, 38 माइनस 22 16 इंटू ए प्लस बी, 38 प्लस 22 60 आ गया। ये घनाभ का टोटल सरफेस एरिया का 16 छिक्कम 96, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। सवाल नंबर आपके सामने 11, यदि इस इक्वेशन के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए शकल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है, और सबको पता है कि अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स इक्वल हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, और बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac है भाई। ये है आपका एक्स स्क्वायर का, सॉरी दूसरा ले लेते हैं, ये प्यारे दोस्तों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, और मेरे दोस्तों ये आपका कांस्टेंट है। ये ABC की वैल्यू है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई सवाल आए, अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो b स्क्वायर बराबर 4ac होना चाहिए। यहां b की जगह क्या है बच्चों, m+1, तो m+1 का स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक है भाई, यहां पे a की जगह कितना है मेरे भाई, 4 + m है, ठीक है, और c की जगह क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका 1 है, ये आ गया। तो ये हो गया प्यारे दोस्तों, m+1 का स्क्वायर करेंगे, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बराबर, राइट साइड में हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 4m। ठीक है, अभी 4m इधर आएगा, तो m स्क्वायर, ये 2m में से 4m घटाएंगे, माइनस का 2m, ठीक है,
16 इधर आएगा, एक में से 16 घटाएंगे, माइनस का 15 बराबर 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे भाई। इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो सब बच्चों को आता है सॉल्व करना। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी गुणा कर दूं तो माइनस का 15 आए, जिनको जोड़ दूं तो माइनस का 2 आए। तो 15 होता है दोस्त 5 तिया 15, जोड़ के -2 आना चाहिए, यानी कि -5 और 3 ये संख्याएं हैं। गुणा करूंगा माइनस का 15 आएगा, जोड़ूंगा -2 आएगा। जो भी वैल्यू है उनका साइन रिवर्स करना पड़ेगा, प्लस ये माइनस। तो m की वैल्यू आएगी प्लस का 5 माइनस का 3, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अच्छा सवाल है ये वाला। आगे चलते हैं। सवाल है, दो पॉजिटिव नंबर में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी से भाग करने पर कोशेंट 9 है और रिमाइंडर 41 है। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए मान लीजिए दो संख्याएं a और b हैं और मैंने मान लिया कि यहां पे a बड़ा है, तो यानी कि संख्याओं का डिफरेंस 2001 है, तो a माइनस बी बराबर 2001 हो जाएगा। इसी बालक को कोई डाउट? मान लिया कि दो पॉजिटिव नंबर a और b हैं, a बड़ा है, a माइनस बी 2001। अब सवाल यह है कि जब हम बड़े नंबर a को छोटे नंबर b से भाग देते तो भाग करने पर भागफल 9 आता है और आपका शेषफल 41 बचता है 41। तो यहां पे a का जो मान आएगा प्यारे बच्चों वो क्या आ जाएगा? ये 9 इंटू बी प्लस 41। ये कॉन्सेप्ट होता है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये ए की वैल्यू आ गई 9b प्लस 41। हमें ना बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो ए का मान 9b प्लस 41 जो आया ये उठा के यहां रख दो। ये ए का मान जो आया है 9b प्लस 41 यहां रख दीजिए मेरे भाई, और ये माइनस का b बराबर 2001। क्लियर? आप बोलोगे यस सर। 9b में से b घटेंगे 8b, 41 इधर जाएगा। 2001 में से 41 घटाएंगे 1960। तो b की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे दोस्त? 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 245। तो यहां मेरे भाई हमें a की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। अभी माइनस का b उधर जाएगा तो जोड़ जाएगा 2001 प्लस b यानी कि 245, यानी कि आ गया 2246। ये आ गए प्यारे बच्चों। ठीक है, बड़ी संख्या निकाल ली मैंने। ए का मान ही निकालना था, इसके अंकों का योग। तो 2 2 4 4 8 6 14, 14 सवाल का आंसर है। आगे चलिएगा। बेसिक सवाल। गोविंद ने एचडीएफसी में 4% ब्याज दर पर कुछ पैसे का इन्वेस्ट किया। 2 साल के बाद गोविंद को वार्षिक चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 280.5 रुपए ब्याज मिलता है। तो आपसे पूछा करस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। यार इस सवाल में तो कुछ भी नहीं है। गोविंद गया एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक 4% वार्षिक ब्याज दर पे कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देता है। 2 साल के बाद गोविंद को कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। 2 साल के बाद 280.5, 2 साल के बाद। सवाल में आपसे पूछा है बताइए तो संगत साधारण ब्याज क्या होगा। इसी 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा को कि सेम पैसा है, सेम ब्याज की दर है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 280.5 है तो सिंपल इंटरेस्ट 280.5 से कम होगा। ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। या तो आंसर पहला ऑप्शन है या चौथा ऑप्शन है। अच्छा, ब्याज की दर अगर 4% है तो 2 साल में कितना सीआई मिलेगा। अगर ब्याज की दर भाई 4% है, 2 साल में कितना सीआई मिलेगा? 4 + 4 + 4 गुणा 4/100। आप बोलोगे जी सर, तो यह आ जाएगा 8.16% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 8.16%। क्लियर है दोस्त? आप बोलोगे इसकी वैल्यू सवाल में 280.5 रुपए। ठीक है भाई, सिंपल 1 साल में 4% है तो 2 साल में 8% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। ठीक है जी। अब देखो तरीके तो बहुत सारे हैं। एक मैं बताऊं 8.16 से, हालांकि थोड़ा सा ही कम है। 8 कितना कम है? 0.16% कम है ना।
0.16% निकालो। 8.16 का 0.16 कितना है मेरे भाई? 16 पंजे से 51 डिवाइडेड बाई 51 है। अगर 8.16 को 51 से डिवाइड करेंगे तो 0.16 आएगा। तो यहां भी 51 से डिवाइड कर लेते हैं मेरे भाई। तो 51 कितना मेरे दोस्तों? 51 पंजे 255। 255 के बाद बचेगा मेरे भाई यहां पर 25। 25 बचेगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो 255। तो फिर ये 51 पंजे चला जाएगा 5.5। अब आप एक मेरे भाई घटा दो। कितना बेहतरीन तरीका मैंने सोचा यार इस सवाल को करने का। अगर 8.16 को 0.16 से डिवाइड करेंगे 51 आएगा, बट 51 हो रहा है। यहां भी 51 से आसानी से भाग हो जाएगा। अगर मैं घटा दूं 8.16 में से 0.16 माइनस कर दूं तो 8% आएगा। यहां घटाओ 280.5 में से 5.5 घटा दो तो 275 रुपए आ जाएगा। ये आंसर है भैया। ये कैलकुलेशन के तरीके होते हैं बेटा जो प्रैक्टिस से आते हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से नहीं आते, प्रैक्टिस से आएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं पर ये नई चीज आपने सीखी होगी। आओ सवाल नंबर 14 रेलवे आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, करेंगे। एक कॉनिकल टेंट हैज टू अकोमोडेट 40%। एक टेंट में 40 लोग रह सकते हैं। हर पर्सन को 5 मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए ग्राउंड पे, और ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए 70 मीटर क्यूब एयर चाहिए। ठीक है, तो आपसे पूछा टेंट की हाइट ज्ञात करें। मेरे भाई ये सवाल जब भी आता है बच्चों को बहुत परेशान करता है, क्योंकि समझते हैं कि यहां पे कुछ फिजिक्स की बात हो रही होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कॉनिकल टेंट है, मान लो मेरे प्यारे भाई ये कॉनिकल टेंट है, ये कॉनिकल टेंट है। अब इसमें मेरे भाई 40 लोग रहने, हर आदमी को, जो ये जमीन है, जमीन पर मेरे दोस्तों हर आदमी को कितना स्पेस चाहिए? 5 मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए। हवा 70 मीटर क्यूब हवा चाहिए, यानी कि आपको वॉल्यूम दिया हो, या आपको वॉल्यूम दिया हुआ है मेरे भाई। तो इस टेंट की हाइट कितनी है? एक बात बताएं, एक टेंट का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ बेस, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, इंटू एच। एच यानी कि यहां पे स्टेंट की हाइट, एच यानी कि बच्चों स्टेंट की हाइट। आप बोलोगे हाँ सर, कभी भी ये सवाल आएगा टेंट में कितने आदमी रह रहे हैं कितने नहीं रह रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। दिस इज यूजलेस, इससे कोई मतलब आपको नहीं है बच्चे। आपको मेरे भाई हवा कितनी चाहिए? 70 मीटर की वॉल्यूम चाहिए, बराबर 1/3। हर एक आदमी को जमीन पे कितनी जगह चाहिए बैठने के लिए? बेस का एरिया है 5 मीटर स्क्वायर चाहिए, इंटू हाइट आपको निकालनी है एच। तो 5 से 70 जाएगा आपका 14 बार, 14 तिया 42, 42 मीटर जो है यहां पे हाइट आ जाएगा। और ये सवाल का बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। आगे चलेंगे भाई, सवाल नंबर 15। एक पैकेजिंग फर्म में एक ऑर्डर मिला जिसे 3 जो है एम्प्लॉय से पूरा किया जाना है। राजेश अकेले ऑर्डर को 9 दिन में पूरा कर सकता है, सुनील 12 दिन में, नरेश को ऑर्डर पूरा करने में 18 दिन लगेंगे। साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में ऑर्डर पूरा कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। 3 एम्प्लॉय को ऑर्डर मिला है, ठीक है जी, बढ़िया है। राजेश, सुनील और नरेश, राजेश, सुनील, ये टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक सवाल है। राजेश अकेले 9 दिन में ऑर्डर पूरा कर सकता है, सुनील 12 दिन में कर सकता है, जबकि नरेश को 18 दिन लगेंगे। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 9, 12, 18। तीनों का एलसीएम क्या आ गया बच्चे? आसान सा नंबर 36 आ गया टोटल वर्क। तो यहां पे राजेश की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। ये सुनील है, सुनील की कितनी आएगी? 36/12 3। और नरेश की कितनी आ जाएगी? 36/18 2। अच्छा, तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 4, 3, 7 दोनों, तीनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। तो तीनों को 36 यूनिट काम करने में साथ मिलकर कितना समय लगेगा? 36/9, 4 दिन लगेगा। तीनों मिलकर ऑर्डर 4 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है जी। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, फाइंड द वैल्यू। वैल्यू बता दो मेरे भाई। देखो, फाइंड द वैल्यू, मैंने तो वैल्यू इसकी बता दी मेरे भाई, 10, 70। आंखों ही आंखों में वैल्यू आ रही है। रेलवे ग्रुप डी का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है
मेरे भाई साइन 70 डिग्री माइनस 2 साइन क्यूब 70 डिग्री, ऊपर से साइन 70 डिग्री कॉमन आ रहा है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, साइन 70 डिग्री, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70 डिग्री, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70 डिग्री। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। नीचे क्या है, नीचे मेरे भाई यहां पे 2 कॉस क्यूब 70 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री, तो नीचे यहां पे कॉस 70 डिग्री आ रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है, नीचे से कॉस 70 डिग्री कॉमन आ रहा है, कॉस 70 डिग्री, तो क्या बचेगा ये 2 कॉस स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 1 ये बचेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी। ध्यान से देखेंगे तो ये और ये दोनों सेम है, कट गया। साइन 70 बटे कॉस 70 डिग्री क्या बच गया, टेन 70 डिग्री। ये सब आप मेंटली कर सकते हो। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, कुछ भी काट दोगे आंसर लाने के लिए। मेरे भाई ये फॉर्मूला है, अगर आपने कभी सीखा हो कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पे यही हो रहा है मेरे भाई, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70 डिग्री है, नीचे 2 कॉस स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 1 है, तो दोनों कॉस 2 थीटा, कॉस 140 डिग्री की वैल्यू है, इसलिए ऊपर नीचे से कट जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 17। देखिए, एक बच्चा 25% स्कोर करता है और 32 नंबर से फेल हो जाता है। एक दूसरा बालक है जो 40% स्कोर करता है, gets 28 marks more than the minimum required marks to pass the examination। यानी कि एग्जाम पास करने के लिए जितने मार्क्स चाहिए इसको, उससे 28 नंबर ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है मेरे भाई, एक कैंडिडेट का कितने मार्क्स हैं अगर उसने 72% स्कोर किया है। देखिए, ऐसे सवालों में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है कि भाई बच्चे की परसेंटेज में क्या डिफरेंस है और उसके मार्क्स में कितना डिफरेंस है। यहां दो बच्चों की बात हो रही है, एक बच्चा 25% नंबर लाया है, दूसरा 40% नंबर लाया है। दोनों के मार्क्स परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 40 माइनस 25 15% का। भाई पहला जो बच्चा है वो 32 नंबर से फेल हो गया, यानी कि पासिंग मार्क्स से 32 नंबर कम आए। दूसरे बच्चे को मिनिमम पासिंग मार्क्स से कितना 28 नंबर ज्यादा मिले, तो इनके मार्क्स में कितना डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 60 का, ये डिफरेंस हो जाएगा 60 का। तो 15% की वैल्यू यहां पर 60 है प्यारे दोस्तों। कितने गुना, 4 गुना। अरे यार, ठीक है जी। अब एक बच्चे के 72% मार्क्स आए, तो इसके कितना हुआ है, 72% की वैल्यू भी 4 गुना होगी। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, यानी कि 288, 288 मार्क्स हैं इस बच्चे के। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 18। मूल बिंदु से रेखा 6x प्लस 8y माइनस 48 बराबर 0 तक की लंबवत लंबाई ज्ञात कीजिए। कॉन्सेप्ट को बिठा लीजिए मेरे भाई बिल्कुल दिमाग में। अगर एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है मेरे भाई, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, अब बोला है इस लाइन की ओरिजिन या मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो इसका कॉन्सेप्ट है मेरे प्यार भी ओरिजिन से डिस्टेंस। एक लाइन की, लाइन AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। कोई भी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, तो इस लाइन की ओरिजिन या हिंदी में क्या कहेंगे, मूल बिंदु, ओरिजिन से जो दूरी होगी प्यारे बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट है C बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ओरिजिन से इस लाइन तक की दूरी कितनी होगी प्यारे बच्चे, माइनस का 48 C है, बटे अंडर रूट एक्स और वाई में 6 और 8 से गुणा है, अंडर रूट ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और आपको लेना है मेरे भाई इसकी पॉजिटिव वैल्यू। तो ये देखो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 48 और 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 का स्क्वायर आ जाएगा 10। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे मेरे भाई, मोड का मतलब पॉजिटिव होता है 4.8 यूनिट। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने है 19।
वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपए। चक्रवृद्धि यहां पे नहीं, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 244 रुपए है। किस ब्याज की दर से? 5% ब्याज की दर से मेरे प्यारे भी। 3 साल के CISI का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, तो सवाल में पूछा गया है कि प्रिंसिपल क्या होगा। कैसे करते हैं मेरे भाई ये सवाल? देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 साल के लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 3 साल के लिए एक गोल्डन रेशियो आप याद रखो। 3 साल के लिए एक रेशियो आप याद रखो, 3:3:1। इससे कितना भी डिफिकल्ट सवाल सॉल्व हो जाता है मेरे भाई। अब यहां पे जैसे ब्याज की दर दी है 5% पर एनम, 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना 1/20 है, 1/20। तो हमें ना 3 साल तक की कहानी चाहिए, बटे 20 आ रहा है, हमें 1/20 3 बार करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि माना जो प्रिंसिपल है वो 20 का क्यूब है, मैंने प्रिंसिपल को 20 का क्यूब मान लिया, यानी कि 8,000 मान लिया मैंने, 8,000 प्रिंसिपल का 20 का क्यूब हो गया। तो आप इसका 5% करते जाओ, 8,000 का 5% 400, 400 का 5% 20, 20 का 5% एक आएगा, बटे 20 करते हैं, 8,000/20, 400, 400/20, 20, 20/20 करेंगे एक। ये जो कैलकुलेशन होगी मेरे भाई, ये वाली जो कैलकुलेशन है, ये हमेशा 3 साल के CI और 3 साल के SI का डिफरेंस आएगा ये, इस कैलकुलेशन से। तो कितना आ गया भैया? 20×3=60, एक एकम एक, यानी कि 60 और 1=61। तो मैं ये जान गया कि अगर आपका प्रिंसिपल 8,000 है, ब्याज की दर 5% है, तो 3 साल के CISI का डिफरेंस 61 यूनिट होगा, जबकि सवाल में 3 साल के CISI का डिफरेंस है 244 रुपए। अब बता दो ये कितने गुना? सीधा सीधा देख रहा है, 4 गुना, 4 टाइम्स है। अगर 4 गुना है तो आपका प्रिंसिपल भी 8,000 का 4 गुना होगा, यानी कि दोस्त कितना? 32,000 रुपए। ये आंसर है पहला ऑप्शन। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 20। ठीक है, द जॉगिंग ट्रैक इन ए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 7 to 6 मीटर इन सरकमफ्रेंस। भाई एक जो है सर्कुलर ट्रैक है ना, वृत्ताकार मैदान है, लोग उस पर जॉगिंग करते हैं, उसकी परिधि 726 मीटर है या लंबाई 726 मीटर है। सुरेश एंड हिज वाइफ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन एट 4.5 किलोमीटर पर आवर एंड 3.7 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। दे विल मीट फॉर फर्स्ट टाइम। वो पहली बार कब मिलेंगे? सुरेश और उसकी बीवी में लड़ाई बजेगी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मेरे दोस्तों जॉगिंग कर रहे हैं। पति पत्नी साथ में दौड़ना चाहिए पर अपोजिट डायरेक्शन में। सुरेश 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसकी बीवी 3.75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने टाइम के बाद वो पहली बार मिलेंगे? पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा रिलेटिव स्पीड, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब यहां पे जो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है सर्कुलर, इसकी सरकमफ्रेंस 726 मीटर है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में जोड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी S1 + S2, S1 + S2। अब 4.5 में 3.75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्यारे भाई? 4 3 7, 0.5 और 0.75 1.25, यानी कि आ गया 8.25 किलोमीटर पर आवर। ये 8.25 किलोमीटर पर आवर आया है। अब देखो यहां पे लंबाई मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में गुणा कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा। अब ये आंसर सीधा आ गया बच्चे सेकंड में, लेकिन जब मैंने सवाल के ऑप्शन देखे तो आंसर मिनट में है। अब फिर से खेल खेलना पड़ेगा। सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब ये आपको करना है कैलकुलेशन। ठीक है भाई, पहली बात ये देखो, ये 8.25 की वजह से कैलकुलेशन बढ़ रही है। 8.25 का मतलब है 8 + 0.25, 0.25 होता है 54, यानी कि 1/4। तो 8 + 1/4 आ गया 32 और 1 33/4। तो भाई इस 8.25 को आप लोग 33/4 लिख लीजिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। देखो 33 दूनी 66 या 33 दूनी 66, ये आ गया 22। देखो वैसे 22 आ नहीं रहा, कटेगा नहीं, 22 में 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। देखो ये वाला ऑप्शन आंसर है, मैं तो समझ गया कि आंसर ये वाला ऑप्शन ही है। ठीक है जी,
तो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, 6 दुसाम 60, 6 तिया 18, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है जी, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ये 4 तिया 12 तो ऊपर चला जाएगा, 22 गुणा 12, 22 गुणा 12 और बटे, ठीक है, ये 5 दुसाम 50 हो गया। ठीक है जी, तो किसी में भी कर लो, 50 से अगर 12 को काटेंगे तो ये 0.24 जाएगा, तो 22 की 0.24 में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 5.28 मिनट, 5.28 मिनट, क्योंकि 22 गुणा 24 528 होता है भैया, 480 प्लस 48 528, दशमलव के बाद 2 डिजिट आएंगे। तो पूरी कैलकुलेशन भी करके बता दी। हालांकि जब मैंने 22 देख लिया तो इस कैलकुलेशन की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर 22 में 11 आ रहा है, 11 से कटने वाला एक ही नंबर है, बाकी कोई 11 से नहीं कट रहा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 21। ये देखो सीतसल का क्वेश्चन डाल दिया, a प्लस बी प्लस सी 12 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 22 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। ये अलजेब्रा के टॉप 3 फेमस सवालों में से है, और ये फॉर्मूला की मदद से ही होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का। इन दोनों की टर्म में जो फॉर्मूला होता है मैं लिख दे रहा हूं, इसलिए मुझे मॉक टेस्ट में 1 घंटा लगता है। सॉल्व तो 15 मिनट में ही करवा दूं मैं पेपर, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करा रहा, मैं एक एक सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा हूं। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप बोलोगे जी सर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यहां वैल्यू रख दो केवल, ए प्लस बी प्लस सी आपका 12 हो गया, इंटू ए प्लस बी प्लस सी 12 का स्क्वायर 144 हो गया, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी 22 हो गया, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी 22 है, 22 का 3 गुना 66, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12 गुणा 144 में से हम लोग 66 घटाएंगे तो 8, ये 78 हो गया, 12 गुणा 78। ठीक है जी, तो 12 गुणा 80 960 से 24 कम आएगा, 936 आंसर है सवाल का, ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है जी, बेसिक सवाल आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 22। गिरी ने अंकित मूल्य पर 16% छूट देकर एक मशीन 46,000 रुपए में बेची और 19.7% का लाभ कमाया। अगर मशीन को 28% डिस्काउंट पर बेचा जाता तो कितने परसेंट का लाभ होता? गजब, बहुत शानदार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल की कैटेगरी में आता है ये। टीसीएस का बहुत फेवरेट रहा है कई सालों तक। मेरे भाई, आपसे सवाल में परसेंटेज प्रॉफिट पूछा, इसकी कोई जरूरत नहीं है आप मशीन को कितने रुपए में बेच रहे हो, बेवजह दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे हर एक सवाल को मैं एक ही लॉजिक से निपटाता हूं भाई। कॉस्ट प्राइस में अगर आप प्रॉफिट ऐड करोगे क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस, अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटाओगे क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। अब जैसे सवाल में आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। मैंने मान लिया कि वस्तु का जो सीपी है, लागत मूल्य, वो 100% है। पहले हम मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट दे रहे थे, अब 28% डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट किस पे दिया जाता? अंकित मूल्य पे। आसान है बहुत डाटा, 16 28। तो मैंने मान लिया कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए, माना वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपए है मशीन का। तो भैया 100 पे 16% का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बिकेगा? 100 रुपए के मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट दोगे, 100 में से 16 घटाइए तो सामान कितने में बिकेगा? 84 में। ये सेलिंग प्राइस है, जबकि सामान बिका कितने में? आपको 19.7% का लाभ हो। लाभ होता है सीपी पे, सीपी 100% है, 100% पे 19.7% का लाभ हुआ, तो सामान बिका कितने में? 119.7% में बिका। सामान कॉस्ट प्राइस के 119.7% में बिका। यही बात है, एक स्टेप में हो जाते हैं। अगर आप 28% डिस्काउंट दोगे, अंकित मूल्य 100 है, 100 पे 28% की छूट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 72 में बिकेगा। 100 में से 28 घटाइए, जबकि बताइए सामान कितने परसेंट में बिकेगा? 84 की वैल्यू 119.7% है। देखिए 84 और 72 में क्या कॉमन है मेरे भाई?
84 और 72 में 12 कॉमन है, तो 12 बना लेता हूं। 84 को 7 से भाग दो तो क्या आ जाएगा 12। अगर 84 को 7 से भाग दो 12 आ जाएगा। इधर भी आप 7 से भाग दे दो, 17 7 1 0 7 1 7, 17.1%। मैंने दोनों तरफ क्या किया 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से। अब देखो ये 12 छिंग 72 6 गुना है, तो ये भी 6 गुना आ जाएगा। 17.1 का 6 गुना कितना आएगा 102.6%। यानी कि जब आप मेरे प्यारे भाई 28% डिस्काउंट दोगे तो सामान 102.6% में बिकेगा। 100% के क्रय मूल्य का सामान 102.6% में बिकेगा, तो जो 2.6% एक्स्ट्रा में बिक रहा है वही आपका लाभ हो जाएगा। ये रहा ए ऑप्शन। बताओ, है ना प्यारे भाई, मस्त तरीका, एक ही लाइन में निपटाने वाला तरीका है। यह सवाल रेलवे एनटीपीसी 2021 में आया। एक समांतर चतुर्भुज में पी क्यू और आर तीन शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं। आपसे पूछा है एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। बहुत शानदार सवाल है मेरे भाई, मैं आपको गजब का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। मान लीजिए कि ये पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, समांतर चतुर्भुज। इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो पैरेलल होती हैं और लंबाई में एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, तीन शीर्षों के निर्देशांक दिए। पी के कोऑर्डिनेट है -1, -1, ठीक है। क्यू के निर्देशांक है 8, 0, ये भी ठीक है। आर के कोऑर्डिनेट है मेरे प्यार भी 7, 5। एस के निर्देशांक आपसे पूछें, कैसे करिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर इस पैरेललोग्राम के दोनों हम डायगोनल खींचते हैं, अगर पैरेललोग्राम के दोनों विकर्ण खींचते, माना दोनों डायगोनल यहां काट रहे हैं पॉइंट ए पर, तो दोनों डायगोनल लंबाई में तो अलग अलग होंगे लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, समद्वि भाजित करेंगे, आधा आधा करेंगे मेरे भाई। यानी कि जो पॉइंट ओ होगा ये डायगोनल क्यूएस का भी मिड पॉइंट होगा, ये डायगोनल पीआर का भी मिड पॉइंट होगा। दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट ये सेम होगा, ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होगा। अब आप बताएं मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। दो बिंदु दिए, उसके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एवरेज लेके दोनों को जोड़ के आधा कर दो। अब आप बताओ P और R का भी मिड पॉइंट O है, Q और S का भी मिड पॉइंट O है, तो एवरेज सेम होगा। अगर एवरेज सेम है तो योग सम भी सेम आना चाहिए। यानी कि P और R के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के और Q S के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के सेम आना चाहिए। यह लॉजिक होता है इस सवाल का प्यारे भाई। जैसे यहां पे P के x और R के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के क्या आ रहा है -1 + 7, 6 आ रहा है, तो यहां भी 6 आना चाहिए। 8 और -2 6, ये s का -2 होगा। y कोऑर्डिनेट का सम क्या है -1 और 5, 4 आ रहा है। ये 0 है तो 0 और 4 मेरे भाई ये 4 होना चाहिए। 0 + 4 4 होता है, तो -2, 4 आ गया। ए ऑप्शन आंसर। अच्छा सवाल है स्टूडेंट, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 24। देखिए, ग्रुप ए में 81 मेंबर हैं, ग्रुप बी में 29 मेंबर है, ग्रुप सी में 70 मेंबर्स हैं। ये सभी के सभी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। ए बी सी ग्रुप के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई राशि 467,117,378 है। तो आपसे पूछा टोटल एवरेज अमाउंट स्पेंड पर मेंबर पर स्पेंड की गई एवरेज राशि क्या है। बहुत बढ़िया, गजब सवाल है और गजब तरीका बताऊंगा मेरे भाई। देखो तीन ग्रुप है ए बी सी। ग्रुप ए में कितने मेंबर हैं 81 मेंबर हैं। ग्रुप बी में कितने मेंबर हैं 29 मेंबर हैं। ग्रुप सी में कितने मेंबर हैं 70 मेंबर हैं। तो ग्रुप ए बी सी में मेरे दोस्तों ये मेंबर्स हैं। क्लियर, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से मेंबर्स हैं ग्रुप ए बी सी में। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों यहां पर जो अमाउंट स्पेंड किया गया है, जो अमाउंट हमने स्पेंड किया गया, एवरेज जो अमाउंट स्पेंड किया है ग्रुप ए बी सी पर, वो ग्रुप ए के हर बंदे पर 467 रुपए खर्च हुए। ग्रुप बी में मेरे दोस्तों एवरेज जो अमाउंट स्पेंड किया हर मेंबर पे 117 रुपए और ग्रुप सी में 378 रुपए। आपसे सवाल में यह पूछा गया है प्यारे भाई कि प्रति सदस्य तीनों ग्रुप्स का मिलाकर एवरेज कॉस्ट कितना है पर मेंबर, तीनों ग्रुप का मिलाकर, यह सवाल है। देखिए इस सवाल को आप ऐसे करो कि पहले तीनों ग्रुप का टोटल कॉस्ट निकालो।
टोटल कॉस्ट निकालने के बाद ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं टोटल मेंबर्स की संख्या से डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा कैलकुलेटिव तरीका। आप यूनिट डिजिट वगैरह मैच कर सकते हो, ठीक है भाई। दूसरा तरीका है डेविएशन। यहां पे तीनों मेंबर्स की संख्या का रेशियो मैंने ले लिया। मुझे निकालना है मेरे भाई कि तीनों ग्रुप्स का मिलाकर पर मेंबर पे एवरेज कॉस्ट क्या आ रहा है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो जो आपको सुविधाजनक लगे। सवाल के ऑप्शंस देख लीजिए। 375 के ज्यादा नजदीक हैं, बताओ क्या मान ले। मैंने मान लिया कोई भी नंबर जिससे आपकी कैलकुलेशन ठीक रहे। मैंने मान लिया कि एवरेज कॉस्ट है 367। मैंने 367 मान लिया। आप कहोगे सर ये क्यों माना, 350 क्यों नहीं माना, 400 क्यों नहीं माना, 300 क्यों नहीं माना। मेरे को कैलकुलेशन हल्की रहेगी, क्योंकि अगर मैं 367 मानता हूं, मैंने मान लिया कि तीनों ग्रुप का मिला के एवरेज कॉस्ट 367 है पर मेंबर, लेकिन ग्रुप ए का तो 467 है। कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। ये पर मेंबर 100 रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हैं। 81 मेंबर है तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 8100 ज्यादा हो जाएगा मेरे भाई। तो जल्दी गुणा हो रही, जल्दी कैलकुलेशन हो गया। मैंने 367 माना, ये कितना खर्च कर रहे हैं 117, तो कितना 250 कम खर्च कर रहे हैं। 29 लोगों का मेरे दोस्तों खर्चा 250 रुपए पर पर्सन कम है। 29 गुणा 250 कितना आएगा, 250 गुणा 30 7500 से 250 कम करेंगे यानी कि 7250। क्लियर है। यहां ग्रुप सी का 367 से 378 कितना ज्यादा है मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आपका 11 ज्यादा आ गया, 11 ज्यादा आ गया। 6 1 7 और 7 1 8, 11 रुपए ज्यादा खर्च करें। 70 मेंबर पे कितना एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, 770। 770 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये आपका डेविएशन आ गया। कितना डेविएशन आ जाएगा मेरे भाई, ये घटाएंगे 750 और 850, 850 में 770 जोड़ दो, 850 में 770 जोड़ दो तो 800 700 1500 और 70 50 120 यानी कि 1620 आ गया। तो 1620 आ गया मेरे प्यारे भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी है, डेविएशन है। केक कटेगा तो समय बटेगा। टोटल कितने मेंबर है, 81 प्लस 29 प्लस 70, तो आ जाएगा मेरे भाई 110 प्लस 70 180 मेंबर हैं। 180 में डिवाइड कर दीजिए, 18 निम्न 162, बहुत बढ़िया, 9 बार चला गया। 367 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ गया मेरे भाई 376। 376 आंसर है, 376 ये लो, थर्ड ऑप्शन। बढ़िया सवाल है यार। ये डेविएशन मेथड है। कितना भी कैलकुलेटिव सवाल जहां यूनिट डिजिटल सम फेल हो जाते हैं, वहां डेविएशन सहारा बन के आता है कि अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो कि भैया पहले हर एक ग्रुप का टोटल खर्चा निकालो, फिर जोड़ो, फिर डिवाइड करो, इट विल बी वेरी कैलकुलेटिव। हाँ यूनिट डिजिट मैच हो जाता है, जो मेरे हिसाब से हो भी जाएगा तो बढ़िया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 25। अगला क्या, लास्ट सवाल है भाई आज के मॉक का। जबरदस्त ये सवाल लेटेस्ट एनटीपीसी 2025 के पेपर में आया ग्रेजुएट लेवल में। 2-3 सवाल मुझे दिखे, एक में करवा देता हूं। 44 86 और एक संख्या x का एलसीएम 7568 है, x का मान बताइए। सवाल यह है मेरे प्यार भी 44 86 और एक तीसरा नंबर है x, इनका एलसीएम 7568 है, x का मान। क्लियर। आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करने लगे तो आपको हर एक का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फिर पावर चेक करनी होगी और आपके लंका लग जाएगी। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या 7568, वह छोटी से छोटी संख्या जो 44 से भी डिवाइड होगी, 86 से भी, x से भी डिवाइड होगी। यानी कि ये जो नंबर x होगा ये ऐसा होगा जो 7568 को डिवाइड करता हो। अब एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। 7568 ना तो 145 से डिवाइड होगा ना 165 से, क्योंकि एंड में 5 आ रहा है। 145 में 165 में एंड में 5 आ रहा है। ये नंबर 7568 5 से डिवाइड ही नहीं होता। जब ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये नंबर 145 165 से कैसे कट जाएगा। बिल्कुल एज इट इज ऑप्शन है एग्जाम के, ये आंसर नहीं हो सकते। 2 ऑप्शन बचे। ये नंबर 101 से भी डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 101 के साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर आप 101 को किसी 2 डिजिट नंबर से गुणा करेंगे
तो यानी कि ये जो नंबर बनेगा 4 अंकों का, इस फॉर्म का होगा। ये नंबर ए बी इस फॉर्म का नहीं है, यानी कि ये नंबर 101 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ए की आंसर बचा 176, यही करेक्ट है, खत्म। ये हो गया आंसर। मुझे लगता है आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी सारे शानदार शानदार सवाल किए। देखो आज का मॉक टेस्ट मॉडरेट से जो है ऊपर लेवल का था। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पूरे 25 में से 25 सवाल ठीक हो तभी नौकरी लगेगी, नहीं। अगर आपके इस मॉक टेस्ट में 21 मिनिमम 21 सवाल तो होनी चाहिए, 21 है उससे ज्यादा, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, तो आप बहुत बढ़िया बालक हो मेरे भाई, नौकरी की तरफ आप बढ़ चुके हो। ठीक है, तो अगली क्लास हमारी होगी मेरे भाई, जिसमें मैं अपने वादे के अनुसार रेलवे ग्रुप डी का 10वां और आखिरी मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा। आज का मॉक टेस्ट कैसा लगा आपको, आपने खुद से कितने सवाल ठीक कर लिए, हमारे मेथड सवालों का कंपाइलेशन आपको कैसा लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, कितनी भी बकैती, लड़ाई धड़ाई, मार धाड़, जो खूनम खून हो जाए, लेकिन हमारे चैनल पर साफ सुथरी पढ़ाई वाली वीडियो लगातार आती रहेंगी। तो जुड़ के रहें मेरे भाई, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, बाय।